हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, वैसे ये 2024 और 25 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 10 एंड b इज इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 7 देन द HCF ऑफ AB इज़। मतलब ये जो AB का HCF क्या है, यहाँ पर A की वैल्यू दी है 2 पावर 7 और 3 पावर 10 और B की वैल्यू दी है 2 पावर 3 और इंटू 3 पावर 7। अब याद रखिएगा, आप समझिएगा, अगर पावर में हो, चाहे वो वेरिएबल में पावर हो, मतलब इस तरह से A पावर 10 और B पावर 15 और दूसरा किसी की वैल्यू जैसे x इज इक्वल टू यहाँ पे ऐसे दिया है, चाहे वेरिएबल हो, और y इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है a पावर 8 इंटू बी पावर 12 या फिर 20 लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा 20। अगर HCF की बात की जाए तो जो मिनिमम पावर है, जो वेरिएबल है जो भी है, जैसे a है, इसकी मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ से हम 8 लिखेंगे, a पावर 8, और b की मिनिमम पावर यहाँ पर इसकी, इस वाले b की देखिए y में जो b है उसकी 20 है और इस b की कितनी है, 15 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा b पावर 15। ये है क्या, ये HCF है। ये जो a पावर 8 और b पावर 15 लिखे थे हम, वो HCF था। लेकिन अगर LCM की बात की जाए, चलिए इसी पे हम देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर समझ लीजिए ये दो, और इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वेरिएबल में भी पूछ लिया जाता है, नंबर लिख के भी पूछ लिया जाता है। तो हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल से मतलब नहीं है, हमें बस अपना आंसर देखिए कैसे लिखना है। अगर HCF लिखना है, HCF लगाना है, निकालना है, तो जो मिनिमम पावर है उसको लेंगे, और अगर LCM है निकालना है तो जो मैक्सिमम पावर है वो होता है। जैसा कि हम जानते हैं LCM जो होता है वो कटता है और HCF जो होता है वो काटता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ से AB का HCF क्या हो जाएगा, हम आंसर बस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पावर, अब यहाँ पर देखिए 2 की मैक्सिमम पावर मिनिमम पावर कौन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो मिनिमम क्या हम लिख लेंगे, जो मिनिमम है 3 इंटू, और उसके बाद 3 पावर, अब यहाँ पे 3 की पावर किस में कितनी है, 10, और इसमें कितनी है, 7। तो हम मिनिमम वाले की जो कम है उसको लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पावर 7। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाई a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 वेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब हमको c1 अपॉन c2 नहीं दिया गया। ध्यान से समझिएगा, हमको c1 अपॉन c2 नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके लिए जैसा कि आप फार्मूला याद कीजिए, जैसा कि पहला क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता था, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारा क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए। और अगर हम क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट वाला, a1 अपॉन a2 और उसके बाद b1 अपॉन b2 के बराबर आ जाता है। मान लीजिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 को आ जाती है, तो हम तीसरा c1 अपॉन c2 को भी देखते हैं, c1 अपॉन c2 को। तो c1 अपॉन c2 अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है, तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। उसका फार्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और उसके बाद तीसरा हमारा क्या होता है, वैसे ये तीसरे पे था, नंबरिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, वैसे आपको उससे नहीं मतलब है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसके लिए हमारे पास नो सोल्यूशन होता है। किसका फार्मूला है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो हमें सिर्फ A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 पता है। C1/C2 की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता। C1/C2 की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया, पहला तो नो सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, नो सोल्यूशन, सॉरी इसके लिए एक जो यूनिक सोल्यूशन है वो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता आप ये समझिए, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन में A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब जो A1/A2 की वैल्यू होती है वो B1/B2 के बराबर नहीं होती है। यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यूनिक सोल्यूशन में A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं होती है। और यहाँ पर हमको दिया गया है कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो पहला तो गलत हो गया हमारा। दूसरा क्या है, द गिवन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। तो भाई ये तो हो सकता है, क्योंकि अगर नो सोल्यूशन के लिए हमें बस क्या चाहिए, आगे C1/C2 चाहिए, आगे क्या चाहिए, C1/C2 चाहिए, और वो किसके बराबर ना हो, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2, और वो C1/C2 के बराबर ना हो, तो हमारे पास नो सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हमको पता ही नहीं है। अगला देखते हैं, तो ये भी हमारा हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद अगला, द गिवन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब बहुत से होंगे। अगर यही यहाँ पर अगर C1/C2 की वैल्यू, जो C1/C2 की वैल्यू इनके बराबर हो जाए तो भाई इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे, तो हमारा C भी हो सकता है। उसके बाद अगला क्या है, द गिवन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब कब, अगर इसका C1/C2, तो यही इसका आंसर वैसे सही है। समझिए ध्यान से, अगर C1/C2 की वैल्यू इनके बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर बराबर हो जाएगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे, मतलब मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। ये डी वाला इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जल्दी से अगर बताएं सही रहेगा ना। चलिए देखते हैं अगला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। जैसा कि हम जानते हैं मिड पॉइंट का जो रेशियो होता है 1:1, आई मीन M1 M2 की वैल्यू मिड पॉइंट में कितनी होती है, 1, और M2 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। और इसके लिए एक अलग सा फार्मूला भी होता है कि मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2/2। ये फार्मूला आप याद करिएगा। x के लिए जो हमारा फार्मूला बनता है, क्या बनता है, पहले वाले के लिए x1 + x2/2, और अगर y के लिए फार्मूला बनता है y1 + y2/2। तो इस तरह से हमारा फार्मूला होता है मिड पॉइंट का, है ना, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या क्या है, एक पहला वाला 5a है और दूसरा वाला 2b है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a + b की वैल्यू। ये देखिए ध्यान से, ये 5a 2b है, हमको x y की वैल्यू नहीं पूछा कि मतलब उसका मिड पॉइंट जो है उसका सम क्या होगा, फिर ऐसा नहीं पूछा हमको, बस a और b का सम पूछा है। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, देखिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ये समझ लीजिए x बराबर है, मतलब वही मिड पॉइंट, x बराबर क्या है, अब यहाँ पे x1 हमारा देखिए 3 है, और यहाँ पे कितना है, 7 है। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, 3 7 में ऐड करेंगे और अपॉन 2 है, ध्यान से समझिएगा, अपॉन 2 है, 3 7 में ऐड किए आया 10, और 10 में 2 से भाग करेंगे क्योंकि 10/2 है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो 5 a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। ये 5 से कट जाएगा, मतलब आ जाएगा कितना, 1। तो हमको a की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 1 है। इसी तरह हम b की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ध्यान से समझिएगा। b कितना है, यहाँ पर 2b है। तो यहाँ पे देखिए ये जो y कितना है, 2b है, तो b की वैल्यू हमको निकालना है, ध्यान से समझिएगा। तो ये -1 और यहाँ पे क्या है, ये -1 और यहाँ पर हमारा है 5, तो -1 + 5 होगा 4, और अपॉन 2 करेंगे तो आएगा 2।
तो यहाँ पे भी जो b की वैल्यू है वो भी कितनी आ गई हमारे पास 1। अब हमसे पूछा क्या है a प्लस b की वैल्यू, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या, देखिए यहाँ पे a प्लस b मतलब a की वैल्यू 1 आई और b की वैल्यू भी आई 1, और 1 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा कितना 2। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी इस बार करेंगे, लिखने की कोशिश कम करेंगे क्योंकि लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा और वीडियो लंबा होगा तो आपके लिए थोड़ा सा बोरियत होने लगती है आप लोगों को। जैसे क्या, द इक्वेशन 3x² + 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, नो रियल रूट्स। तो हम जैसा कि जानते हैं, हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, b² - 4ac निकाल लेते हैं। b² - 4ac ध्यान से समझिएगा, अगर 0 के बराबर है तो उसके बाद जो सेम रूट्स हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर b² मतलब हमको b² - 4ac निकाल लेना, और 0 से बड़ी होती है तो दोनों रूट्स रियल होते हैं, और उसके बाद अगर छोटी होती है तो नो रियल रूट्स। 3 फार्मूला होता है, अगर 0 के बराबर है तो सेम रूट्स, और अगर 0 के से छोटी है तो नो रियल रूट्स, और अगर 0 से बड़ा है b² - 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तो हमारे पास रियल रूट्स आ जाते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट जो भी है। चलिए देखते हैं b² - 4ac अगर यहाँ से हम निकालें तो ध्यान से समझिएगा, इसमें b है ही नहीं, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वही b कहलाता है। हम लिखेंगे ax² + bx + c, इससे कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद अगर हम a की वैल्यू देखें तो हमारे पास कितना है 3, और अगर b की वैल्यू देखें, लाइए लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, b की वैल्यू देखें तो है ही नहीं, x तो 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, c की वैल्यू कितनी है 12। इसी से हम b² - 4ac निकाल लेंगे, b² - 4ac निकाल लेंगे, तो b² मतलब कि 0² - 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 12। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है नहीं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि 12 या 36 और 36 चौका शायद 144 होता है, 144 मतलब ये करने की ज़रूरत आपको है नहीं। आपको बस इतना पता हो गया ना कि ये b² की माइनस, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस है और माइनस में आएगा, इसका आंसर बात ख़त्म। अब मतलब b² की - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से, अगर माइनस में आई है मतलब कि 0 से छोटी है, और जब 0 से छोटी होती है तो क्या होता है, नो रियल, ये d वाला रूट्स विच नहीं सॉरी d वाला नहीं, 0 से छोटी होने पर नो रियल रूट्स, ये b वाला इसका सही होगा। कौन सा सही होगा, b वाला। कौन सा सही होगा, b वाला, कि मतलब जब 0 से छोटी होती है तो उसके कोई भी रूट्स रियल नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में कोई वास्तविक मूल नहीं, मूल बोलते हैं हिंदी में। वैसे मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, BDE पैरेलल BC है, और इसमें है ना फॉलो इक्वालिटी, मतलब कौन सी सही होती है। तो यहाँ पे देखते हैं AD/AB, AD/AB इज इक्वल टू AE/CE, AD/AB, यहाँ पे पूरा ले लिया है, यहाँ पे आधा लिया है, और यहाँ पे पूरा ले लिया, यहाँ पे आधा आधा लिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास C वाला का देख लो, वैसे यहाँ इसका आंसर B वाला सही है क्योंकि देख लिए थे हम, तो इसका जो B वाला आंसर है वो सही है। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरम है, थेल्स थ्योरम नहीं यूज़ किया गया है। थेल्स थ्योरम में क्या होता है, AD मतलब इस तरह से आधा आधा लिया जाता है, और जो थ्योरम शायद 6.2 या 6.3 है जो थेल्स थ्योरम का, उसी से बनी है। उसमें पहले तो आधा लिया जाता है, फिर पूरे ट्राइंगल का ले लिया जाता है, उसका रेशियो सेम होता है। AD/AB इज इक्वल टू AE/, ये गलत हो गया, AD/BD मतलब यहाँ पे आधा आधा, अब यहाँ पे भी अगर आधा आधा होगा सही है। यहाँ पे देखिए AE/, अब पूरा ले लिया है AE/AC, तो ये भी गलत हो गया हमारे पास। उसके बाद ये B वाला देखिए AD/AB मतलब ये आधा और पूरा। इसके बाद अगर यहाँ पे आए AE/AC, यहाँ पे आधा और पूरा, तो ये वाला ही इसका सही है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, देखना चाहे तो देख ले। AD/, आधा और ये पूरा, AC मतलब पूरा, यही से गलत हो गया, तो ये B वाला ही इसका ऑप्शन सही होगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, है ना। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, कमेंट करके। अगला देखते हैं, जैसे है अलाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब कोई लाइन, ध्यान से समझिएगा,
जो किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, तो इस इंटरसेक्ट करने वाली, ध्यान से, टच करती है तो कुछ भी हो सकता है, ध्यान से समझिए। अगर टच करती है तो हमारे पास डायमीटर भी होगा, क्योंकि जो डायमीटर है, ध्यान से देखिए, वो भी क्या करता है, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता है। और जो कॉर्ड होती है वो भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है। लेकिन कौन क्या करता है, इंटरसेक्ट करने वाला कौन है, ये जो सीकेंट है, हिंदी में इसको छेदक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, छेदक। आप लोग भी समझिएगा, इसको हिंदी में छेदक बोलते हैं। तो ये जो छेदक रेखा होती है, सीकेंट होती है, ये क्या करती है, सर्कल के 2 पॉइंट से होकर जाती है, किसी वृत्त के 2 पॉइंट से होकर जाती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। 7वां वाला देखते हैं। वैसे कहिए तो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जाने दीजिए, थोड़ा समझाएंगे, पहली बार कर रहे हैं आप लोग। जैसे अगला क्वेश्चन है, a = 3/4 साइन, देन हमको पूछा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन सेक a। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे tan a की वैल्यू 3 है, तो जाहिर सी बात है इस तरह से 3/4 दिया है ना। और ये हमारे पास, इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। आपको पता ही है 3 का स्क्वायर 3 9, 4 का 16 और 16 9 25, 25 किसका होता है, स्क्वायर रूट 5 का होता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास बन गया क्या क्या, 3 4 5। अब उसके बाद हमारे पास साइन की वैल्यू अगर हम देखें, ध्यान से समझिएगा, पहले हम ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर नीचे वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद कर लेंगे। तो 3 हमको साइन स्क्वायर ए चाहिए। साइन स्क्वायर ए मतलब कि 3/5, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का 25, मतलब आ जाएगा हमारे पास 9/25। थोड़ा सा, क्योंकि MCQ थोड़ा सा इसका तो फ़ायदा उठाएं। और उसके बाद हमें कॉस के चाहिए आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 25/25, इसका आंसर आ जाएगा 1। मतलब हमारे पास ऊपर वाला सॉल्व किए, हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद ये बड़ा सा अपॉन है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। अब ये सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी उसी से, तो कर्ण बटे आधार मतलब 5/4, 5/4। अब इसको जब हम ऊपर करेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदलेंगे, तो ये जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ये इसका होगा। पहले देखिए, ध्यान समझिएगा, डिवाइड में जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो उसके बाद वाला जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 4 जो है हमारे पास नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, 4 × 4, और इसका आंसर हो जाएगा 4/5, मतलब कि कौन सा, बी वाला। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, या फिर पूछ लीजिएगा कमेंट करके, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वैसे हिंदी में पढ़ दें क्या, चलिए जाने देते हैं हिंदी में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये CBSE का है, पिछले साल का 2024-2025 का बोर्ड एग्ज़ाम का। इसके बाद हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, अ कार इज़ मूविंग अ बेस ऑफ 30 मीटर, मतलब कि यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, हाई 30 मीटर है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, मतलब ये एंगल पूछा है, थीटा पूछा है। व्हेन द कार इज़ 10√3 अवे, मतलब जब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे क्वेश्चन, अच्छे से हम क्वेश्चन पढ़े नहीं, बस देख लिए, ऐसे सही है। अ कार इज़, चलिए एक बार पढ़ देते हैं। अ कार इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर, मतलब ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ये 30 मीटर, ये देखिए हम आगे बढ़ा दिए हैं, यहाँ तक नहीं, यहाँ पे 30 मीटर जो है उस, ये क्या है, इसका एक टावर है। यहाँ पे मीटर नहीं लिखे, हमको मीटर से मतलब नहीं है, आप लिख दीजिएगा। देखिए ये MCQ है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर ये लिखने वाला होता तो हमें एक एक चीज़ लिखते हैं, मीटर को नहीं लिखना भूलते, कुछ भी लिखना हम नहीं बोलते। MCQ है इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि MCQ में बस हमको आंसर को टिक करना रहता है। यहाँ पर उसके बाद क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम बताए हैं कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आप बस नीचे से खींच दीजिए, और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऊपर एक लाइन खींचिए ऐसे, और उसके बाद बस यहाँ पे भी थीटा लिख दीजिए, ये डिप्रेशन हो गया। ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से देखते हैं, कहाँ से नहीं देखते हैं, ऑब्जर्वर कहाँ होता है, ये सब हमको सोचने की ज़रा सी ज़रूरत ही नहीं है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ है तो बस ऐसा सिंपल सा एक ट्राइंगल बनाइए, और यहाँ पर थीटा लिख दीजिए। और डिप्रेशन कर रहा है मतलब ऑनमन कोण हिंदी में बोलते हैं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को
तो ऊपर एक लाइन खींचिए और ऐसे थीटा बना दीजिए, हो गया आपका। खैर ये तो रही बात की बात। व्हेन द कार इज़, यहाँ से देखिए यहाँ पर इसका बेस ये है 10√3, 10√3, तो इतने मीटर है। तो हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें क्या लग जाएगा, लंबटे का लगा दें। आई मीन परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना था 30 और बेस कितना था हमारे पास 10√3। अब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा होगा, tan थीटा होगा 30, ये दोनों कटे 10 एकम 10, और यहाँ पर हमारे पास लंबटे कर लगाए, क्या लगाए वैसे, यहाँ पे हमारा था 30, हाँ सही लगाए थे, तो हाँ लंबटे कड़ ही तो लगाए थे tan थीटा। 10√3 अपॉन इज इक्वल टू हमारे पास tan थीटा हो जाएगा। इसको कट करें 10 एकम 10, 10 तियां 30, और इसको √3 को 3 से कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा √3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3। अब हमको सोचना है कि tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 60। जैसा कि हम जानते हैं tan 45 की होती है 1, tan 90 की होती है इनफाइनाइट, और उसके बाद जो tan 30 की होती है 1/√3। इससे हमें नहीं मतलब है, तो tan कितने डिग्री की वैल्यू 60 √3 होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the degree measure of an angle subtended by an arc at the center of a circle is 90, the area of the corresponding sector, जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ द, ये सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में वाले अगर कोई हिंदी का देख रहा है, हिंदी का बच्चा, तो एरिया ऑफ सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्यखंड, हमें सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, तो ये होता है हमारे पास θ/360 πr²। अब यहाँ पर आपको देखिए समझिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, 90 डिग्री है, 90 की जगह हम यहाँ पर, हमको यहाँ पे थीटा की जगह 90 लिख देना है, और इसी को कट कर देना है। देखिए πr² सब में है, πr² सब में है, तो πr² से छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसको कट करेंगे तो 9 0 0 से करेगा, 9 1 जा 9, और ये 4 जा मतलब 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 πr², इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, इस वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, यहाँ पर बच्चे इसको गलती क्या करते हैं कि 30 - x समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये 30 से, हमने ये लिखा है 32x, जैसा कि हमारे पास क्लास इंटरवल में होता है ना 10 से 15 ऐसे होता है ना, 10 to 15, 10 to 20 इस तरह से होता था, याद कीजिए। पहले 10 to 15, 15 to 20, फिर 20 to 25 इस तरह से होता था, या फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से होता था, याद कीजिए। तो वो ऐसे लिखा है, और ऐसे में हम क्या करते थे, याद करने की कोशिश कीजिएगा। जब हमारे पास 10 से 20 होता था, हम क्या करते थे, 10 से 20 का डिफरेंस निकालते थे, 10 का आता था, तो और फिर उसके बाद 10 का आधा करते थे, हाफ करते थे हम, जैसे हम आपसे बताए थे। तो आप मतलब कि इन दोनों को जोड़िए मत, वैसे तो करना है कि रूल्स तो यही है कि 10-20 को जोड़िए, फिर उसके बाद आधा कर दीजिए, जो कि आ जाएगा हमारे पास 15। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं ये समझते हैं। जैसे इसके लिए हम वही जो हमारा फार्मूला होता है क्या करते हैं, हम जो हमारा रूल्स होता है उसी को करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 30 और इस x को दोनों को जोड़ लेंगे, और उसके बाद उसका हाफ कर देंगे, और ये किसके बराबर आएगा, ये 36 के बराबर आएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 36 दूना है 72 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 30 + x इज इक्वल टू आ जाएगा 32 जा 72। तो मतलब 30 + x की वैल्यू कितनी आ गई, 72 आ जाएगी। और ये जो 30 है इधर आकर माइनस हो जाएगा, और 72 में से हम 30 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 42 आएगा। मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। A number is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. The probability of that square of this number is less than or equal to 1. अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बच्चे किसमें गलती क्या करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चे इसमें गलती ये करेंगे कि वो समझेंगे कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमको
प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। बच्चे ये समझेंगे कि हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, वो नंबर एक हो, लेस देन 1 आर इक्वल टू, मतलब एक से कम हो या एक के बराबर हो। तो बच्चे ये समझेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये समझेंगे कि वो जो प्रायिकता निकालनी है वो ऐसे नंबर की जो एक के बराबर हो या एक से कम हो। तो वो बच्चे समझेंगे कि क्या, कि यहाँ पे 1 0 1, ये 2 -3, ये -3 -2 -1 और 0 और 1, ये 5 नंबर ऐसे हैं जो एक के बराबर हैं और एक से छोटे हैं। और बच्चे ये सोचेंगे और 5/7 इसका आंसर टिक कर देंगे। क्या इसका आंसर यही है? नहीं। अब इस क्वेश्चन को और गौर से पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर, क्या लिखा है? ये स्क्वायर, ध्यान से देखिए इसको, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है जिसका स्क्वायर या तो एक हो या एक से कम हो। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर एक से कम हो और या फिर एक के बराबर हो? तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, एक से ज़्यादा हो गया। -2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, एक से ज़्यादा हो गया। -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1, मतलब ये वाला हमारा फेवरेबल है, इसको हमें चाहिए, फेवरेबल है। 0 का स्क्वायर करेंगे आएगा कितना? 0, मतलब ये भी हमारा फेवरेबल है। और अगर 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा कितना? 1, मतलब एक के बराबर है, ये भी हमारा फेवरेबल है। 2 का स्क्वायर करेंगे एक से ज़्यादा आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे एक से ज़्यादा 9 आ जाएगा। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1 2 3। फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ? 3। और टोटल आउटकम्स कितना है? जोड़ लीजिए, वैसे 7 सब में है, तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं? 7। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू, लगाएंगे तो आ जाएगा 3/7। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ओके। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, मतलब ऑड प्राइम। अगर हम ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में देखिए आते हैं कितने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, अगर हम स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात करें तो कुछ बच्चे गलती करेंगे। वैसे यहाँ पे गलती नहीं होगी। क्यों नहीं गलती होगी? क्योंकि 198 198 ऑप्शन में नहीं है। अगर 198 ऑप्शन में होता तो कुछ बच्चे तो ज़रूर गलती करते हैं। अगर 198 इसके ऑप्शन में होता तो कुछ बच्चे इसका आंसर गलत ज़रूर करते हैं। होता, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ये अक्सर होता रहता है, हमेशा होता रहता है। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ऑप्शन में, मान लीजिए यहाँ पर इस 297 को हम कट कर दे रहे हैं और उसके बाद हम लगा दे रहे हैं 198। इसका ऑप्शन कितना लगा दे रहे हैं? 198। ध्यान से समझिएगा, तब क्या करेगा? क्या होगा, क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, जैसा कि हम जानते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ऑड की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है क्या? 99। दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 198। क्या ये हमारा, ये पूछा गया, क्या ये हमारा सही है? नहीं, हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो कह रहा है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, और ये जो 2 है ऑड नंबर नहीं है बल्कि इवन नंबर है। ध्यान से समझिएगा, ये जो 2 है ऑड नंबर नहीं है बल्कि क्या है? इवन नंबर है। तो इसका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। जो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है 3, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा क्या? 99 ही। मेरे हिसाब से समझ में आएगा, 3 आया होगा आपको। 3 और 99 का एलसीएम क्या होता है? 99 ही होता है, क्योंकि 99 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन है देन द अदर, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 3 = 0 इज़ 1, मतलब पहला रूट जो है 1 है, देन द अदर रूट इज़। ध्यान से समझिएगा,
इसका पहला तरीका तो यही है। जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितना हल निकल कर आता है, 2। कितना आंसर निकल कर आता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है, 2। अगर वो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो 1 आंसर आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आंसर आएगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 आंसर आएगा। इस तरह से हम जानते हैं। तो इसका जो पहला रूट है, पहला मूल है, हिंदी में मूल बोलते हैं, रूट को क्या बोलते हैं, मूल। तो अगर पहला रूट क्या है, 1 है, तो हमारे पास दूसरा क्या होगा, पहला तरीका तो यही है कि आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ज़्यादा दिमाग से चलाने से अच्छा है। जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज क्लास 8 से सॉल्व करते आए हैं, क्लास 8 से हमें मिला है और हमेशा से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो -4x 3 तो यहाँ पे 3 + 1 जगह पड़ेगी और x + 3 = 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे -3x, तो पहले ब्रैकेट में हमारे पास आएगा x - 3, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आप बहुत सॉल्व किए होंगे, और दूसरे ब्रैकेट में -1 अपोजिट, तो x - 1 = 0। ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x - 3 x - 1, आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद तो x - 3 = 0, पहले हम मान लीजिए x - 1 करेंगे, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, जो कि यहाँ हमारा दिया है। तो ये क्या हमारा आंसर होगा, नहीं। दूसरा x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, फार्मूला यूज कीजिए, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। वैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें तब पड़ जाएगा, अल्फ़ा × β1 लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार में हो जाएगा, वैसे कोई बात नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a, -b/a होता है, हाँ होता है। तो चलिए यहाँ पे एक की जगह हम 3 लिख दे रहे हैं, और बीटा की वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि हमको 1 तो निकालना है, सॉरी ये 1 निकालना है, 1 दिया है। अल्फ़ा की जगह कितना रख दिए, 1, और बीटा निकालना है, और -b, इसमें -b कितना है, -4, और माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 4 और अपॉन ए 1 लिखा नहीं जाता। तो और ये देखिए, ये जो 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, अपॉन 1 लिखेंगे नहीं, और ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये भी तरीका है लगाने का, ज़्यादा टफ नहीं है। उससे अगर आपको वैसे लगाना है वैसे लगा लीजिए, चाहे जैसे लगाइए। और अल्फ़ा इंटू बीटा से भी लग जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या होता है, C/A। तो C/A, अल्फ़ा की वैल्यू दी है 1 इंटू b सी की वैल्यू कितनी है, 3, और अपॉन 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि सब 1 1 है, इधर उधर जाएंगे कुछ नहीं होगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड मूल है, सेकंड रूट है, वो कितना है, 3। मेरे हिसाब से आंसर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप रट लीजिए। Which of the following is not the criterion for similarity of two triangles? तो इसका जो आंसर है RHS। ध्यान से समझिएगा, सिमिलैरिटी जो होती है, सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरियन SAS है, SSS है, मतलब SSS है, और AAA, तीनों हैं। लेकिन कौन सा नहीं है, RHS नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंसी में तो है, लेकिन सिमिलैरिटी में नहीं है। क्यों नहीं है ये जाने दीजिए। आपको बस इतना याद रखना है कि सिमिलैरिटी में RHS नहीं होता है, SSS और AAA SSS SAS ये होता है, RHS नहीं होता है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। आपको लर्न कर लीजिए, कुछ चीज़ें लर्न भी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन sec⁴ माइनस sec²θ इसको हम चलिए सॉल्व करें। वैसे ये सी वाला आंसर है, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा इसको लिखने में हमको बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए क्योंकि यहाँ इस जगह ही नहीं रहती। sec²θ, देखिए इसको क्या करेंगे, sec⁴ ये माइनस, आप क्वेश्चन भी लर्न कर लीजिएगा। इसका आंसर हम लोग प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं ताकि हमको कुछ चीज़ें लर्न हो जाए। इसको हम लिख लेंगे, ये sec⁴θ है ना, इसको हम sec² इंटू sec² में बदल लेंगे। sec² माइनस
उसके बाद ये आगे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब ये लिखने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए समझिएगा, हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि मेरा पूरा स्क्रीन पे आ जाए। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे और इस वाले सेक स्क्वायर थीटा की भी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से समझिएगा, सुन लीजिएगा, हो सकता है साफ ना दिखे, उसमें आपको प्रॉब्लम हो, थोड़ा मैनेज करके चलिए आप भी। लाइक कलर बदल लें, रेड वाला ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद इसको भी हम क्या कर लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हो गया। अब समझिए, ध्यान से समझिए, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा, समझिए हम एक लाइन कैप करने जा रहे हैं, अच्छा ला लिख दें, हो सकता हो जाए 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब समझिए, इसमें हम 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो हमारे पास देखिए, अब हम तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, tan स्क्वायर का करेंगे, ध्यान समझिएगा, tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा tan पावर 4, tan पावर 4 थीटा, समझिएगा सबके आगे थीटा लिखा है। और उसके बाद a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab मतलब कि 2 tan a स्क्वायर है, 2 tan स्क्वायर है मतलब 2 एक कन्नम, देखिए 2ab अगला लगाना है, 2 एक कन्नम 2 और फिर tan थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा ही, tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा मतलब 2ab। ये क्या है, समझिए a + b को होल स्क्वायर फार्मूला तोड़े, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, आगे जो हमारा है, अब इस ब्रैकेट को तोड़ देना है, ध्यान समझिएगा, इस ब्रैकेट को तोड़ देना है। तो यहाँ पे किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन, अगला अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो ये जो +1 है बन जाएगा -1 और ये + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा -tan स्क्वायर थीटा। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। देखिए 1 1 से गया, 1 1 से कट गया और क्या हो रहा है समझिए, यहाँ पे देखिए इसी के ऊपर लिख दे रहे हैं हम tan पावर 4 थीटा, ये तो है हमारे पास, थोड़ा बड़ा सा लिख दे रहे हैं ताकि आप समझिए, tan पावर 4 थीटा और उसके बाद 2 tan स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा tan पावर 4 थीटा + tan स्क्वायर थीटा, हम कम वाली पावर को पहले लिखकर, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आंसर में दिया गया तो इसका आंसर मतलब यही tan स्क्वायर थीटा + tan पावर 4 थीटा, मतलब ये सी वाला सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको, समझ में आया होगा। चलिए 16th वाला देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज सबटेंडिंग एन एंगल, मतलब जो देखिए जैसे हम जानते हैं फॉर्मूला आते हैं, थीटा एट द सेंटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय इट, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्या आ रहा है क्वेश्चन। अगर आर्क की लेंथ मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क की लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, उसका उस पर थीटा एंगल बना रहे हैं और दोनों क्या तो थीटा एंगल बना रहे हैं और न्यूमेरिकली दोनों बराबर हैं, मतलब क्या है, ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है मतलब आर्क की जो लेंथ है, हिंदी में बोलते हैं चाप की लंबाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों के दोनों बराबर है। तो हमको रेडियस की वैल्यू पूछा है, हम बस सिंपल सा करेंगे, जो चीज़ लिखा है यही हम फार्मूले में लिख देंगे कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया समझ लीजिए लिखा है और ये ऑफ लिखा है और ये सेक्टर लिखा है ना। अब जैसा कि हम जानते हैं चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, θ/360 × 2πr,
ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, और उसके बाद थीटा बटे 360। एक बात और बता दे रहे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। खैर ये तो हो गया। हमको रेडियस की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे देखिए थीटा से गया, 360 से गया क्योंकि दोनों नीचे, ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद पाई से गया। अब तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से r बचा। बस एक आर से ही काट दें क्या, आर एक आर यहाँ पर एक है, आर से कट करेंगे, या फिर ये भी समझिए, वैसे हम एक लाइन में लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आर से कट जाएगा, एक आर कट जाएगा यहाँ का, ये जो आर है यहाँ के एक आर से कट जाएगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, वैसे आपको समझ में तो आ गया होगा क्योंकि मेरे हिसाब से समझ में आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। वैसे अगर और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, थोड़ा बढ़ाना है, तो हमारे पास 2 क्या बचा था, यहाँ पे 2r बचा था, यहाँ पे बचा था r²। तो ये r² को इधर लेके चले जाएंगे, तो 2 हो जाएगा r² अपॉन r, r से कटा, मतलब r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट्स। जैसे अगला क्वेश्चन है, देयर आर 16 ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज इन डेटा, द मीडियन विल बी द वैल्यू ऑफ। अब हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 16 ऑब्जर्वेशन है और उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है ना। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी ऑब्जर्वेशन होता है, अगर हमको माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालनी है, तो जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हम या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, और उसके बाद जो मध्य में आता है वही मीडियन कहलाता है। ये हमारी डेफिनेशन होती है किसकी, मीडियन की। जो मिडिल में आता है वही मीडियन होता है। तो इसके लिए 2 फार्मूला हमने पढ़ा है। पहला फार्मूला, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, इवन हो। पहले तो ऑड वाला पढ़े हैं, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड हो, तो हमारा जो फार्मूला होता है n+1 अपॉन 2वां पद। मतलब समझने की कोशिश करना, हिंदी में क्या होता है वां पद, और इंग्लिश में होता है, यही इंग्लिश में हम TH लगा देते हैं और टर्म लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, टर्म, TH टर्म। ये होता है फार्मूला। ये किसके लिए हमारा फार्मूला होता है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो, ऑड हो। ये हमारा तब फार्मूला होता है। अगर यही आंकड़ों की संख्या हमारी सम हो, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, n/2, हिंदी में 2वां पद हिंदी बोलते हैं, TH टर्म प्लस n/2 धन 1वां पद, मतलब TH टर्म। इस तरह से फॉर्मूला होता है, और कुल का बटे 2। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यही हमारा जो नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो 16 है, मतलब इवन है। क्या है, इवन है, सम संख्या है। तो 16/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और प्लस और 9/2 धन 1, मतलब आएंगे 16/2 करेंगे 8 आएगा, 1 जोड़ेंगे आएगा 9। तो 8वां और 9वां पद का बटे 2, मतलब इस तरह से आ जाएगा। 8th टर्म, ये समझ लीजिए कि T लिखा है मतलब टर्म लिखा है, ये टर्म लिखा है। और उसके बाद 9th टर्म। वैसे इजी क्वेश्चन है, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 8वां और 9वां जो ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज क्या होता है ये समझिए। औसत बराबर होता है सम, आप जैसे कि जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, है ना। इस तरह से ये फार्मूला होता है। तो ये जैसा कि हम जानते हैं टोटल आंकड़े हमारे पास कितने हैं, 2 ही ऑब्जर्वेशन है, एक 8वां और फिर दूसरा 9वां, और उसका अपॉन कर देंगे, और 2 है तो अपॉन 2 कर देंगे, तो वही हो जाएगा एवरेज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is equal to 16 times the volume of a hemisphere of radius r, then r is, मतलब r रेशियो r की वैल्यू पूछा है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। बस हमें क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पहले एक तरफ किसका फार्मूला लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ, ये समझ लीजिए वॉल्यूम लिखा है,
और ये ऑफ लिखा है, ये समझ लीजिए स्फेयर लिखा है, इज़ इक्वल टू क्या है, वो 16 टाइम्स के बराबर है, मतलब हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 इंटू वॉल्यूम ऑफ, ये समझ लीजिए हेमीस्फेयर लिखा है, एच से हेमी और एच से स्फेयर। तो ये हो गया। अब हमको बस सिंपली अपना फार्मूला पुट कर देना है। हमारा फार्मूला क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर। ये देखिए कैपिटल आर इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर है, जो स्फेयर की रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर। तो ये आर क्यूब यहाँ पे 16 है इंटू इसका जो फार्मूला होता है 2/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे। अब चलिए हो गया, मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 है 3 से कट जाएगा, जो 16 है 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा, मतलब यहाँ पे ये कट जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, आर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, पाई पाई से भी गया, सॉरी ये पाई पाई से भी गया। तो हमारे पास क्या बचा है, आर क्यूब बचा है और यहाँ पर 4 दूना 8, 8 आर क्यूब ये बचा है, ये हो गया। और उसके बाद ध्यान से समझिएगा, हम इस आर क्यूब को इधर लेके चले आएंगे। तो हमारे पास बचा क्या है, समझिए, आर क्यूब इज़ इक्वल टू 8 आर क्यूब, ये हो गया। अब उसके बाद इस आर क्यूब को हम इधर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या, क्योंकि हमको आर अपॉन आर की वैल्यू चाहिए, तो ये जो आर क्यूब है, जो स्मॉल आर क्यूब है, इसको हम इधर लेके चले आएंगे। आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब इज़ इक्वल टू 8। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आर इस टू आर। यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, आर क्यूब की वैल्यू दी है। ध्यान से समझिएगा, ये आर क्यूब है तो हम इस पर क्या लगा देंगे, क्यूब रूट। तो हम सब पे क्यूब रूट लगा देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं, क्योंकि अगली लाइन में लगाएंगे, वैसे एमसीक्यू है तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे लगा दे रहे हैं। आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 लिख दे रहे हैं। अब जब क्यूब रूट लग गया तो यहाँ पे r इंटू आर 3 का पेयर बाहर निकलेगा, मतलब बाहर क्या निकलेगा, r। और यहाँ पे भी 3 का पेयर बन जाएगा और r बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर ये 8 इसका क्यूब रूट है, ध्यान से समझिएगा, किसका होता है 2। तो हमें r इस टू आर, मतलब r अपॉन आर की वैल्यू, अब इसका कोई अपॉन है नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2:1। तो r/r की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2:1। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 20, मतलब ये जो 19वां और 20वां क्वेश्चन है वो रीज़न असर्शन वाला है। उसके 4 ऑप्शन है, बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू, इस तरह से 4 ऑप्शन है। और आप जानते हैं रीज़न असर्शन वाला, वैसे इसका साइंस वाला बहुत टफ होता है, रीज़न असर्शन वाला। मैथ का तो देखें इजी होता है, मैथ का कर लेते हैं अच्छे से हम। साइंस वाला थोड़ा सा हमको डिफ़िकल्ट पड़ता है, रीज़न असर्शन वाला। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं और ऑप्शन देख लेंगे ऊपर कौन सा सही है। जैसा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 और -5 फ्रॉम द x एक्सिस इज़ 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या ये सही है, सोच कर देखिए, जब याद करके देखिए, आप फिर से रिवीजन कीजिए। अगर हम x पॉइंट x एक्सिस से जब डिस्टेंस निकालते थे तो हम किसको देखते थे, जो y होता था उसको देखते थे। जो हमारा ऑर्डिनेट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कोटि, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जो ऑर्डिनेट होता है, जो y होता है, हम उसको देखते थे कब, किस में, x एक्सिस से जब हमें डिस्टेंस निकालनी होती थी। और अगर जब y एक्सिस से निकालते थे तो हम किसको देखते थे, जो एप्सिका होती थी, जो भुज होता था उसको देखते थे। तो यहाँ पर पहला वाला जो है हमारा क्या है, वो गलत है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 5 यूनिट होगी, ना कि -3। और अगर यही y एक्सिस से पूछता तो 3 यूनिट इसका सही आंसर होता। y एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 यूनिट्स है। जैसा कि हम जानते हैं
डिस्टेंस जो होती है वो ना तो पॉजिटिव होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो जब हम डिस्टेंस में इसको लिखेंगे तो हम 3 यूनिट ही लिखेंगे। अगर यही वाई एक्सिस रहता तो इसका आंसर जो 3 यूनिट्स है वो सही होता, लेकिन यहाँ पे हमसे एक्स एक्सिस से पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, 5 यूनिट होगा। तो पहला वाला जो असर्शन है हमारा वो गलत है। उसके बाद क्या है, एप्सिका, एप्सिका मतलब वही एक्स, मतलब ये जो -3 है। एप्सिका ऑफ अ पॉइंट जो भुज होता है किसी बिंदु का, गिव्स द डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस। तो ये जो रीज़न है ये हमारा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं आंसर को। मतलब असर्शन गलत था और रीज़न सही था, तो ये जो ऑप्शन सी है इसका सही हो जाएगा। असर्शन इज़ ट्रू बट नहीं, असर्शन गलत था। ये जो डी वाला आंसर सही होगा। असर्शन क्या था, फॉल्स था। असर्शन जो हमारा है वो फॉल्स था और जो रीज़न था वो ट्रू था। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा कि असर्शन जो है वो फॉल्स है और जो रीज़न है वो गलत है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का। देखिए उसके बाद सेक्शन भी आ गया है। हम इसमें सिर्फ एमसीक्यू को ही करेंगे। जैसे 20वां क्वेश्चन है, असर्शन 2 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, सही है। और उसके बाद द सम ऑफ नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो के बराबर ना हो, जैसे कोई भी गिनती। द सम ऑफ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो रीज़न है ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ये वाले की। मतलब जो असर्शन क्या था हमारे पास, 2 + √2 इज़ एन इरेशनल। जो 2 + √2 वो एक इरेशनल नंबर है। और जो रीज़न है ये सही है कि किसी भी नॉन रेशनल नंबर का जो अपरिमेय नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा ही इरेशनल नंबर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा, मतलब दोनों सही हैं और असर्शन जो है, रीज़न जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब ए। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर सही होगा। मेरे हिसाब से आपको 20वें क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इसी तरह के एमसीक्यू का अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो जैसा कि ये वीडियो है काफ़ी लंबा होगा मेरे हिसाब से, और लंबे वीडियो आप लोग देखते नहीं, तो आप देखेंगे नहीं तो मेरा फ़ायदा क्या होगा इसमें, जो मुझे बनाकर बेनिफिट क्या होगा। तो इसलिए अगर आप कमेंट करेंगे, आप कहेंगे, तभी हम अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। मेरे हिसाब से 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा। थैंक यू।